It's a matter of few minutes only, but it's going to pay you throughout of your life. मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, क्योंकि देखिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द वीडियो चलते रहते हैं, पर कौन सा ट्रिक, कौन सा टिप आपके लिए क्लिक होने वाला है, वो क्लिक करेगा आपको, कौन सा ट्रिक आपको बेनिफिट देगा, उसके लिए आपको सारी वीडियो एक बार जरूर सुननी चाहिए। 3 साल की लॉ तो हमने कर ली है, लेकिन जब AIB के एग्जाम की बारी आती है तो हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट भी देते हैं, उसके बावजूद भी हम AIB का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो, अगर इससे पहले की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने 3 T's इसकी वैल्यूज आपको बताने की कोशिश की है। जब तक आप उन 3 T's की वैल्यूज को नहीं समझते हो तब तक देखिए कोई भी एग्जाम हो, मैं सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रही, किसी भी तरह का एग्जाम हो तो उस चीज को क्रैक करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है। तो उन चीजों की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जाके जरूर देख लेना, क्योंकि लॉ कंप्लीट होने के बाद अगर आप घर बैठे हो ना तो इट्स नॉट गुड। आपका काम लॉ करने के बाद प्रैक्टिस करने का है और आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको देना ही पड़ेगा। वैसे मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊंगी जिसके अंदर मैं आपको करियर ऑप्शंस और भी बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं भी क्रैक करते हो, फिर भी आपके पास कौन से ऐसे फील्ड हैं, कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप लॉ से रिलेटेड अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो यही है कि बेयरएक्स से आंसर्स कैसे ढूंढें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही तरीका नहीं पता, ये ट्रिक जान लो तो कोई भी फेल नहीं होगा। तो इन चीजों को समझ लो कि बेयरएक्स में से एक्चुअल में क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आप एक बार इन चीजों को समझ लेते हो तो आपके लिए ये जो बार बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट जो हम बार बार दे रहे हैं, उन चीजों में हमें कहीं ना कहीं हेल्प जरूर हो जाएगी। मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, क्योंकि देखिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द वीडियो चलते रहते हैं, पर कौन सा ट्रिक, कौन सा टिप आपके लिए क्लिक होने वाला है, वो क्लिक करेगा आपको, कौन सा ट्रिक आपको बेनिफिट देगा, उसके लिए आपको सारी वीडियो एक बार जरूर सुननी चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स ओनली, बट इट्स गोइंग टू पे यू थ्रू आउट ऑफ योर लाइफ। आप सिर्फ कुछ मिनट में अपने पूरे करियर के लिए अपने लिए कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए जब भी आपके सामने AIB के एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन आता है तो उस समय आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या चीजें क्लिक होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए इंडेक्स पार्ट जो है आपको क्लिक होना चाहिए कि मेरे पास एक इंडेक्स पार्ट है, मेरे सामने एक ओपन बुक है, मेरे सामने एक बेयरएक्ट अवेलेबल है और इंडेक्स पार्ट है हमारे साथ। ठीक है जी, हमें ये 2 चीजें इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए और ये हमें भूलना नहीं है। तो इंडेक्स पार्ट और टेबल ऑफ कंटेंट्स का उपयोग करना। बेयरएक्ट की शुरुआत में जो इंडेक्स होता है उसमें दिए गए टॉपिक्स और सेक्शंस को देखकर जल्दी से उस जगह पहुंचा जा सकता है जहां आपको जवाब मिलेगा। तो आपको सबसे पहले इंडेक्स पार्ट को देखना है, आपको टेबल कंटेंट्स देखने हैं और आप इमीडिएटली उस पर्टिकुलर सेक्शन पर पहुंचेंगे और सेक्शन के बेसिस पर आप अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए अब क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको इजीली इंडेक्स पार्ट में भी आपको इजी अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज की। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो यही नहीं पता लग रहा कि कौन सा सेक्शन इसके अंदर लग रहा है, कहाँ पे जाएं कैसे नहीं। तब उस चीज में क्या करना है आपके सामने, जब वो क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको पर्टिकुलर कोई कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है। जिस सवाल का जवाब चाहिए उस सवाल से जुड़े कीवर्ड्स को पहचानो और उन शब्दों को बेयरएक्ट में ढूंढो। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की बात होती है तो ब्रीच शब्द के आसपास के सेक्शन पढ़ो। आना समझ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं आपके सामने जिसके अंदर ना तो सेक्शन पता होगा और ना आपको बेयरएक्ट पता होगा, नहीं पता होगा आपको। अब कैसे पता चलेगा कौन सा सेक्शन है, कहाँ से पता लगेगा कौन सा बेयरएक्ट है? उसके लिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हेल्प करने वाली है आंसर ढूंढने के लिए वो है आपके कीवर्ड्स।
आपको उस क्वेश्चन के अंदर से उन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे सेक्शन उस सेक्शन को ढूंढने में हमारी मदद करने वाले हैं। जिस सवाल का जवाब चाहिए उस सवाल से जुड़े कीवर्ड्स को पहचानो, उन शब्दों को बेयर एक्ट में ढूंढो। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की बात हो रही है तो ब्रीच शब्द के आसपास के सेक्शंस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, रेलेवेंट चैप्टर्स पार्ट्स को सीधे पढ़ना। बेयर एक्ट्स अक्सर चैप्टर्स और पार्ट्स में बटे होते हैं। ये तो अगर आप बेयर एक्ट को खोलते हो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ब्रॉड आइडिया है कि किस हिस्से में उत्तर होगा तो पूरे चैप्टर को जल्दी से स्कैन करके जवाब को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन से चैप्टर में कौन से पार्ट में हमें ये आंसर मिल सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मर्डर की बात करती हूँ अगर, ठीक है, तो मर्डर के केस में आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के किस पार्ट के किस सेक्शन के अंदर। अगर मैं आपके सामने मर्डर की बात कर रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस बेयर एक्ट में मिलने वाला है मुझे, किस चैप्टर में मिलने वाला है मुझे, और कौन से पार्ट में मिलने वाला है मुझे, और कौन से सेक्शन में मिलने वाला है मुझे। ये चारों चीजों को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शन नंबर का अनुमान लगाना और पढ़ना। कई एक्ट में सेक्शंस लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। अगर एक सेक्शन किसी टॉपिक पर है उसके आसपास के सेक्शन में उससे जुड़े पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। इस तरह के आसपास के सेक्शन को पढ़कर आंसर मिल सकता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअल में एक सेक्शन के भी आगे पार्ट्स हैं। अब सेक्शन 2 की बात करती हूं मैं। सेक्शन 2 का 2A भी है, B भी है, C भी है, I भी है, G भी है, पता नहीं कितने सेक्शंस हैं। अब आप ये थोड़ा ना सोच सकते हो कि सिर्फ सेक्शन 2 में ही देखूं। अगर सेक्शन 2 के 50 सेक्शंस और हैं, सब सेक्शंस और हैं, तो उनका भी आपको देखना ही पड़ेगा। डेफिनेशन सेक्शन देखिए, मैं बार बार अपनी वीडियोस में बार बार बोल रही हूँ, डेफिनेशन क्लॉज को आप नहीं छोड़ सकते हैं। हर बेयर एक्ट के शुरुआत में डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है, वहां से टर्म के सही कानूनी अर्थ जानकर आप जल्दी कर सकते हैं और जवाब वहीं मिल जाएगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेशन पार्ट में से आते हैं। बार बार समझा रही हूँ, डेफिनेशन पार्ट में से आते हैं। उस चीज को आपको छोड़ना नहीं है। क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करना। कई बार बेयर एक्ट के सेक्शन एक दूसरे को रेफर करते हैं, जैसे सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 या फिर एज पर सेक्शन 20। भाई आपको होगा कि भाई ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 20 में है या फिर सेक्शन 10 में है एज पर सेक्शन 20 के हिसाब से। अब आप 10 पे जाओगे कि 20 पे जाओगे, और हो सकता है आगे उसके सब सेक्शंस हो। तो आप ये नहीं सोच सकते बस मैं सिर्फ एक सेक्शन 20 में ही चला जाता हूँ या सिर्फ एक सेक्शन 10 को ओपन कर लेता हूँ। नो, पहले सेक्शन 10 पे देखिए, फिर 20 पे देखिए, फिर उसके आगे सब सेक्शन हो उन पे भी देखिए। कहीं ना कहीं आपको जरूर से आंसर पक्का मिल ही जाएगा। जब ऐसा दिखे तो उस रेफरेंस सेक्शन को भी पढ़ो, क्योंकि असली जवाब वहीं छुपा हो सकता है। तो वही बोल रही हूँ, ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही सेक्शन के अंदर से जवाब आने, क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन सब इसका जो है सब सेक्शन 10 में जाते हो, उसके बाद उसका आपको एक हिंट मिलेगा कि अब आप यहाँ पे सेक्शन 20 में जाइए। 20 से आपको हिंट मिलेगा कि अब सब सेक्शंस में जाइए, और सब सेक्शन में जाके आपको आंसर मिलने वाला है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ। अब एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो और सेक्शन 2H कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। अगर मैं आपको सेक्शन यहाँ से हटा दूं, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अब आप इसको किस बेयर एक्ट में ढूंढने वाले हैं और कौन से सेक्शन में ढूंढने वाले हैं, मुझे आप बता दो। ये अगर तो आपने थॉरो स्टडी नहीं किया हुआ बेयर एक्ट्स को तो आपके लिए कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है। अगर सिर्फ एक लाइन का आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये सही है कि गलत है, इसे कहाँ ढूंढोगे। चलो मान लिया आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा भी लिया, उसके बाद सेक्शन इन्फोर्सेबिलिटी समझ नहीं आ रहा, तब बेयर एक्ट के आगे सेक्शन देखोगे। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स,
वहां पूरी डिटेल मिलेगी कि कौन कौन सी शर्तों के साथ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बनता है, यानी एक सेक्शन से दूसरे की क्रॉस लिंक करके पूरा आंसर निकालोगे। एक सेक्शन में कभी कभी पूरा आंसर नहीं मिलता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे पे चौथे में भी आपको स्विच करना पड़ सकता है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि एक बार बेयर एक्ट को पढ़ लो भाई, एक बार तो पढ़ लो बेयर एक्ट को, देख तो लो इंटरलिंकिंग, कितने सेक्शंस आपस में इंटरलिंकिंग है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, बहुत सारे सेक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और आपको आंसर्स ऐसे भी ढूंढने पड़ेंगे। इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इलस्ट्रेशन पार्ट जो है उसको छोड़ के जाने वाले हैं तो बहुत सारे सेक्शंस आपको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़े कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकती है। जो एक नया बच्चा है, फर्स्ट टाइम बेयर एक्ट को पढ़ रहा है या उसको अच्छे से नॉलेज नहीं है बेयर एक्ट की, तो बहुत सारे जो सेक्शन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में हो सकते हैं। इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, तो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वो हमारी समझ से बाहर हो सकता है। लेकिन अगर आप इलस्ट्रेशंस या एक्सप्लेनेशंस को पढ़ लेते हैं तो इमीडिएटली आपको उसका क्रक्स समझ में आ जाता है कि भाई इस सेक्शन के अंदर हमें क्या समझाने की कोशिश हो रही है। तो बेयर एक्ट में कई बार सेक्शंस के नीचे इलस्ट्रेशन, उदाहरण, एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ये असली कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल सिचुएशन में कैसे लागू करते हैं ये समझाने में मदद करती है। अगर एग्जाम में भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हो तो आपको समझ में आएगा इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भरे पड़े थे पेपर के अंदर। और जिस बच्चे ने अच्छे से बेयर एक्ट को नहीं पढ़ा होगा उसे पता ही नहीं इलस्ट्रेशंस कहाँ से निकालने, कहाँ से नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं। इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 300 मर्डर के नीचे कई इलस्ट्रेशन दी गई हैं, जैसे ए जानबूझकर बी को चोट पहुंचाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऐसे एग्जांपल्स को पढ़कर जल्दी समझ सकते हो कि किन किन कंडीशंस में मर्डर माना जाएगा और कब नहीं। तो इलस्ट्रेशंस को अगर स्किप करना चाहते हो तो ये आप एक गलती कर रहे हो, इलस्ट्रेशंस को आप नहीं छोड़ सकते हो। एक छोटा सा लाइव एग्जांपल और लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होता है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से वैध नहीं होता। इस सवाल का जवाब बेयर एक्ट से कैसे ढूंढेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। देखो अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। सबसे पहले टॉपिक को समझो, ठीक है। इसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, कीवर्ड निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होता है। अब ना तो इसमें कोई सेक्शन लिखा हुआ, ना इसमें कोई बेयर एक्ट लिखा हुआ। अब इसके अंदर से आपको क्या ढूंढना है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, ये आपने दो कीवर्ड्स को निकाल लिया, ठीक है। अब इंडेक्स पार्ट पे आओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंडेक्स में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट से जुड़ा हेडलाइंस, हेडिंग्स होंगे, जैसे सेक्शन 2G मिलेगा आपको। डेफिनेशन सेक्शन देखो, 2G कहते हैं एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। 2G क्या चीज है, डेफिनेशन पार्ट है। सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट है, वहीं उसके सब सेक्शन G पार्ट में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। क्रॉस रेफरेंस को यूज करो। सेक्शन 2G का डेफिनेशन देता है, लेकिन कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड है इसके लिए बेयर एक्ट के अंदर के सेक्शन ढूंढने पड़ेंगे। अब देखो उन्होंने ये तो बता दिया 2G ने, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, बट दिस मे नॉट बी द आंसर। अब आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो वॉइड होते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से बेयर एक्ट को खोलना ही पड़ेगा। टेबल ऑफ कंटेंट में आगे सर्च करो, वहां दिखेगा कि सेक्शन 24 एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट unlawful in part, section 25 agreement without consideration void, section 26, section 30 और भी बहुत सारे वॉइड एग्रीमेंट के एग्जाम्पल्स वहां पे दिए होते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन को पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे सेक्शन 24 में एग्जाम्पल दिया होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी इलीगल काम के लिए पैसा देता है तो उसे एग्रीमेंट वॉइड होता है। आखिरी में आंसर निकालना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की सिंपल डेफिनेशन 2G में है और अलग अलग केसेस वहां कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं, वो सेक्शन 24 से 30 के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो सिर्फ सर बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे सेक्शंस इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड होते हैं। एक सेक्शन से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे आपको स्विच करना पड़ सकता है, तो आपको एक बार बेयर एक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। इलस्ट्रेशन से रियल लाइफ एग्जांपल भी मिलते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। देखिए अब मैं आपको एक बहुत इजी छोटा सा फॉर्मूला भी देने वाली हूँ। देखिए दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ माई
ये मेरा एक्सट्रीम है आप लोगों के लिए कि मैं कितना बेस्ट आपको दे सकती हूँ। दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ माय पार्ट, मैं आपने जितना बेस्ट आपके लिए कर सकती हूँ। देखिए सबसे पहले टॉपिक देखेंगे, फिर इंडेक्स पे जाएंगे, फिर डेफिनेशन पार्ट में जाएंगे, फिर क्रॉस सेक्शंस में जाएंगे, फिर इलस्ट्रेशंस में जाएंगे और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। टॉपिक, इंडेक्स, डेफिनेशन, क्रॉस रेफरेंस सेक्शन, इलस्ट्रेशन और आंसर। ये एक छोटा सा आपके लिए एग्जाम्पल था जिसके थ्रू आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। ये एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए बन सकता है, तो ये आप फॉर्मूला को यूज करिए। इसके बाद हम श्योर आप अपना AIB का एग्जाम निकालने के लिए बहुत सारी चीजों को समझ चुके होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देखते रहिए, उसमें मैं टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स आपको साइमल्टेनियसली बताती चली जा रही हूँ, क्योंकि उन चीजों को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीजें कैसे मैनेज होंगी, वो चीजें कैसे हम लोग करेंगे, AIB के एग्जाम कैसे क्लियर करने वाले हैं, कैसे बेयर को खोलना है, कहाँ पे जाना है, किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को अवॉइड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो मुझे मैसेजेस के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको बार बार ये इन्फॉर्मेशन दूं कि एक्चुअल में बेयर में से कैसे क्वेश्चंस को ढूंढा जा सकता है। क्योंकि देखिए ओपन बुक एग्जाम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आराम से मिलने वाला है। बेयर एक्ट की अनलेस यू हैव द थॉरो नॉलेज, आपको क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। प्लस सिर्फ एक यही चीज नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था, डॉक्ट्राइन्स हैं, मैगजिम्स हैं, केस लॉज हैं, अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं साइमल्टेनियसली आपको देती रहूंगी। उनके टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको देती रहूंगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मिशन AIB है उसमें आपको मैं यही चाहती हूँ कि सभी वो बच्चे जो लॉ कंप्लीट कर चुके हैं उनको आगे अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए एक पुश मिलता रहे। चाहे वो हम आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले चले, और आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हम आपका हाथ पकड़ लेते हैं और हम अपनी AIB की जर्नी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।